आपकी ब्रेस्ट एंड एंडोक्रीन सर्जन डॉक्टर सुधी अग्रवाल काम्बोज। और आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट पेन के बारे में। ब्रेस्ट पेन यानी जो स्तनों में दर्द होता है वो किन लोगों को होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हैं, हम कैसे उसका पता लगाते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट पेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हमारी ब्रेस्ट क्लिनिक में अगर 100 महिलाएं आती हैं तो आप मान के चलिए 80 से 90% महिलाओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट कंप्लेन होती है वो ब्रेस्ट पेन की होती है। ये जो ब्रेस्ट पेन होता है ये किसी एक छाती में भी हो सकता है, दोनों छातियों में हो सकता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ये हल्के दर्द से लेके तेज दर्द में कुछ भी पेशेंट इसकी कंप्लेन कर सकता है। कभी कभी ये जो ब्रेस्ट पेन है ये उसकी मेन कंप्लेन होती है, बट कई बार ये पेन एसोसिएटेड हो सकता है ब्रेस्ट में गांठों के साथ, गठीलेपन के साथ या फिर निपल में डिस्चार्ज के साथ। मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स होती हैं उनमें ये तकलीफ ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादातर जो एज ग्रुप होता है या तो जब मेंसेस शुरू होते हैं जैसे कि 12-13 साल से लेके 25 साल के करीब, या जब मेंसेस खत्म होने वाले होते हैं जैसे 40-45 से लेके 50-55 के करीब, इन महिलाओं में ये तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। अदरवाइज किसी भी एज में इस तरह की प्रॉब्लम हमें मिल सकती है, डिपेंड करता है कि कारण क्या है। तो जब भी कोई मरीज़ हमारे पास आता है और हमें बताता है कि हमको ब्रेस्ट पेन की शिकायत है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उसको ब्रेस्ट पेन कब से है। ये अभी शुरू हुआ है या काफ़ी समय से चलता आ रहा है, ये एक छाती में है कि दोनों छातियों में है, हल्का है कि बहुत तेज है, बहुत बॉदरिंग पेन है उसे, क्या उसके साथ उसको कुछ और भी समस्याएं हैं, उसके पीरियड्स कैसे चलते हैं, उसके बच्चे कितने हैं, क्या बच्चों को उसने कभी ब्रेस्ट फीड कराया है कि नहीं कराया है। इन सारी जानकारियों के बाद हम ये असेस करते हैं कि क्या इसका ये जो पेन है ये साइक्लिकल पेन है या नॉन साइक्लिकल पेन है। अब ये साइक्लिकल पेन क्या होता है? जब पेशेंट हमसे कंप्लेन करती है कि मेंसेस के समय पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके आसपास उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, भारीपन बढ़ जाता है, हैवीनेस बढ़ जाती है, उसका दर्द ओवरऑल बढ़ जाता है। लेकिन जब मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उसको आराम होने लगता है, लेकिन अगले मेंसेस आने से पहले उसकी फिर वही समस्या शुरू हो जाती है। तो ये टिपिकल साइक्लिकल मेस्टेल्जिया के फीचर्स हैं और ये सिग्निफाई करता है कि शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जो कि फेवरेबल नहीं है, पेशेंट को उससे दिक्कत हो रही है। अब क्या होता है, अमूमन जब फीमेल मेंस्ट्रुएट करती है, जैसे कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनार्की उसकी अटेन हो जाती है, उसको मेंसेस बच्चे को शुरू हो जाते हैं, तब शरीर में 3-4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, उनके आपस के रेशियो आपस में बनते बिगड़ते रहते हैं, लेवल चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से मेंसेस मेंस्ट्रुअल फ्लो भी होता है। अब इन हार्मोन्स का जो असर होता है, उनके जो रेशियो का असर होता है, ये ब्रेस्ट पे भी पड़ता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी इनके हार्मोन के लेवल चेंज होते हैं किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, तो ब्रेस्ट में हल्का भारीपन आता है। कई लोग इसे नोटिस करते हैं, कई लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसा मैंने बताया ये बॉदरिंग नहीं होता है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और इसके साथ रहते हैं। लेकिन जब ये दर्द इतना ज़्यादा हो जाए कि आप अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ ना कर पाओ या आपकी जो लिविंग स्टाइल है वो उससे हैम्पर हो जाए, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए, तब इस तरह के पेन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा तरीके का पेन होता है नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया। अब नॉन साइक्लिकल मतलब कि पेशेंट का जो दर्द है वो महीने से रिलेटेड नहीं है, महीना मतलब मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड नहीं है, उसको कंसिस्टेंट दर्द होता है, हो सकता है उसको दर्द ऑफ एंड ऑन होता है, अभी है कल नहीं है, फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है ना, या ये पेन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब ये जो दर्द होता है ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है, इसमें भी जो ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से ये दर्द है।
इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम चलता है जो हम साइक्लिकल मैस्टैल्जिया में देते हैं, और ऐसे पेशेंट मेडिसिन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें दूसरे कॉजेज़ भी रूल आउट करने पड़ते हैं कि कहीं इसको ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर उनको हमने रूल आउट नहीं किया और हमने थेरेपी दी तो पेशेंट को आराम नहीं पड़ेगा। अब इसमें ये दर्द और कहाँ कहाँ से आ सकता है अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल चेंजेस की। हम सोचें कि ब्रेस्ट में क्या क्या होता है। ब्रेस्ट बना होता है स्किन से, उसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, फैट होता है, ब्रेस्ट टिश्यू होता है, यहाँ निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स होता है, चेस्ट वॉल होती है, चेस्ट वॉल के पीछे प्लूरा होती है और लंग होती है। लेफ्ट साइड में हार्ट भी होता है, पीछे ईसोफेगस होता है यानी खाने की नली, और सांस की नलियां भी होती हैं। जो दूसरे कॉजेज हैं जिनकी वजह से पेशेंट को ब्रेस्ट पेन की शिकायत हो सकती है, या तो ट्रॉमा मतलब चोट, या इन्फेक्शन, या फिर जो मैंने आपको बताए हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम। अब ट्रॉमा में पेशेंट हमें क्लियर कट हिस्ट्री दे सकता है कि हम बैठे थे, बच्चे का सिर लग गया। बच्चे का सिर अमूमन खेलते हुए माँ को लग जाता है, तो बच्चे का सिर लग गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, हम जा रहे थे, ठोकर लगी, तो हमें क्लियर कट हिस्ट्री मिलती है उसमें, और हमें समझ में आ जाता है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी वजह से सूजन है रही होगी या दर्द रहा होगा। या फिर अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है तो हमें इन्फेक्शन से रिलेटेड फीचर्स मिल सकते हैं, लाली, सूजन, दुखन हो सकता है, टेम्परेचर रेस्ट हो उस एरिया को, या पेशेंट को फीवर हो, तो ये हमको क्लूज देते हैं। या अगर वहाँ पे लोकल हमको कोई पैथोलॉजी मिलती है कि यहाँ पे हमको कोई गांठ मिल रही है, कोई इन्फेक्शन के फीचर्स हैं, पस है, वो हमको क्लू देते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी होती है वो है निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, जिसको हम मेमोरी डक्ट एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी बोलते हैं। क्योंकि जो मेमोरी डक्ट्स होती हैं इसमें बहुत सारे कारणों से इन्फेक्शन हो सकता है। अब जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो कई बार ये एविडेंट इन्फेक्शन होता है, हमें पस, मवाद, फिस्टुला दिख सकते हैं, लेकिन कई बार ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है। अब सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में पेशेंट को क्लियर कट फीचर्स नहीं होंगे कि उसको लाली है, सूजन है, दुखन है, लेकिन जब हम निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को प्रेस करते हैं तो पेशेंट को टेंडरनेस होती है वहाँ पे, या जब हम उसे प्रेस करते हैं तो हमको कोई निपल डिस्चार्ज मिल सकता है। तो वो फोकल एरिया, हम फोकल टेंडरनेस हमें गाइड करती है कि इसको मेमोरी डक्ट एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज के फीचर्स है, जिसे आम भाषा में पेरिडक्टल मेस्टाइटिस भी कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है जो हार्मोनल ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट को उससे। अब इसके अलावा जो और कॉजेज हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा और इन्फेक्शन के, हो सकता है पेशेंट को विटामिन डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, ऑस्टियोमलेशिया हो जिसकी वजह से उसको चेस्ट वॉल में पेन हो, या उसको प्लूराइटिस हो सकती है, मतलब कि जो लंग की झिल्ली होती है उसमें हल्का सा सूजन आ सकती है जिसकी वजह से उसे पेन हो सकता है। या लंग में अगर कोई, फेफड़ों में या हार्ट में कोई इशू हो तब भी पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन करता है। और फीमेल्स में क्योंकि ब्रेस्ट उसी एरिया में होते हैं तो कई बार वो मिसडायग्नोज हो जाते हैं कि ये शायद ब्रेस्ट पेन की शिकायत कर रही है। पेशेंट को डिस्पेप्सिया हो सकता है, बदहजमी की शिकायत हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, जो हमें गाइड करता है कि शायद इसको एसोसिएटेड डिस्पेप्सिया या बदहजमी की शिकायत है जिसकी वजह से उसको छाती में दर्द की शिकायत है। पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल में एक रेडिएटिंग पेन की हमें एसोसिएटेड कंप्लेन मिल सकती है जिसमें ब्रेस्ट में पेन है, साथ ही साथ हाथ के ऊपरी हिस्से में भी दर्द है, इसमें हमें झंझनाहट मिल सकती है, कीड़ी सी कटती हुई मिल सकती है, हल्की कमजोरी की शिकायत मिल सकती है। तो ये हमें गाइड करती है कि शायद ये रिफर्ड पेन है सर्वाइकल की वजह से। इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए चीज़ों को रूल आउट करते हैं, अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं, हम ये समझते हैं कि पेशेंट को इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी और हम एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है उसका कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादातर लोग बहुत वरिड होते हैं कि उनको पेन है, कहीं अंदर कोई बड़ी परेशानी ना हो। बड़ी परेशानी का मतलब कैंसर। तो जब हम उन्हें बताते हैं उनके चेकअप्स के बाद कि आपको कैंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसी एश्योरेंस से ही आधे से ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। जो रिमेनिंग है उनको हमको कुछ प्लेसिबो ट्रीटमेंट देना होता है, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जो कि थोड़ा सा ब्रेस्ट पे भी असर करे और थोड़ा सा पेशेंट को एक लगे कि हाँ मेरी कोई दवाई शुरू हो गई है।
अदरवाइज आइडियली देखा जाए तो कोई बहुत स्पेसिफिक थेरेपी नहीं होती है जो हमारा साइक्लिकल मेस्टैल्जिया, जिसको हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में एनडी भी बोलते हैं। एनडी मीन्स एब्रेशन इन नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन। बाकी जो और प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमा के लिए हम कुछ पेन किलर्स देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऑस्टियोमलेशिया के लिए हम विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, टीट सिंड्रोम या कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के लिए हम पेन किलर्स देते हैं, प्लूराइटिस हुआ, लंग इन्फेक्शन, लंग प्रॉब्लम हुई तो हम चेक करते हैं ये क्यों है, ट्यूबरकुलोसिस हुई तो हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं, अगर डिस्पेप्सिया की वजह से है तो उसके लिए हम बदहज़मी की दवाइयाँ शुरू करते हैं, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, कई बार पेशेंट होता है उसको सारा ट्रीटमेंट हम ट्राई करते हैं, उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, सब ब्रेस्ट भी एकदम ठीक है, उसको कहीं कोई इश्यूज नहीं है, तब भी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि नहीं क्या डॉक्टर दवाई दे रहे हो, मेरे को तो कोई आराम नहीं। तो वो उसमें जो कारण निकल कर आता है वो है साइकोलॉजिकल। जो पेन है वो बहुत ही सब्जेक्टिव कंप्लेन है। मुझे जितना पेन हो रहा है वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ, वो कोई और नहीं बता सकता। उसी तरह से पेशेंट को जितना पेन है वो सिर्फ पेशेंट ही बता सकता है। फीमेल्स होती हैं मल्टीटास्कर्स होते हैं, माएँ हैं वो बहुत मल्टीटास्कर्स होती हैं, बहुत सारे उनके अंदर दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, चिंताएं चल रही होती। कई बार हमें पता होता है कि हम चिंता कर रहे हैं, कई बार हमें नहीं पता होता है। तो उस कंडीशन में फिर दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। पेशेंट को हमेशा लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ या कुछ भी। उसके हमारे तरीके होते हैं इन चीज़ों को रूल आउट करने के, जिसमें हम एक पेन चार्ट फिल करने के लिए देते हैं पेशेंट को। हम उसको काम पे लगाते हैं कि अच्छा ये आप ही को फिल करना है और कोई फिल नहीं करेगा और डेली फिल करना है। और जब वो हमें फिल करके देती है तो हमें समझ में आता है कि नहीं, इसको ये सब्जेक्टिव जो ये कंप्लेन बता रही है ये कितनी जेन्युइन है, ये साइकोलॉजिकल है। इसके अलावा जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हम उसे डिस्ट्रैक्ट करके और ये देखते हैं कि कहाँ पे टेंडर पॉइंट्स है। जब वो और इस प्रक्रिया में हमको आइडिया लग जाता है कि ये जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कि क्या ये एक जेन्युइन पेन है, ये साइकोलॉजिकल पेन है। जब हमें लगता है कि साइकोलॉजिकल है तो हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, बताते हैं, और जो रिमेनिंग पेशेंट है ज़्यादातर वो उसमें ठीक हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, इस पेशेंट में जेन्युइन कुछ अलग प्रॉब्लम है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर हम कुछ हार्मोन थेरेपीज पे स्टार्ट करते हैं, जिसका जो बहुत ही सेफ होती हैं लेकिन थोड़ा मेंसेस पे असर डालती हैं। तो ये हम पेशेंट को पहले से गाइड कर देते हैं कि अच्छा ये आपको ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो हम परेशान नहीं होंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। कोई भी इश्यू होता है तो हम इनकरेज करते हैं कि आप हमारे संपर्क में आए, ताकि हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएँ। एक आम धारणा सारी फीमेल्स में हमेशा रहती है कि कहीं उनको ये ब्रेस्ट कैंसर का फीचर तो नहीं है, जो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तो उनको जो ऐसा समझते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर केसेस होते हैं वो पेनलेस होते हैं। ये एक तरह से उनका नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि अगर पेन होता है तो व्यक्ति जल्दी से भाग के डॉक्टर से कंसल्ट करता है कि मुझे पेन हो रहा है, आप उसको कुछ कीजिए। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें पेन नहीं होता है, इसलिए पेशेंट काफ़ी डिले कर देता है उसका ट्रीटमेंट, उसका कंसल्टेशन लेने में। तो जो पेन है ये प्राइमरी फीचर नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का। तो अगर आपको पेन है तो 99.9% आप मान के चलिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर के फीचर नहीं है। बट स्टिल अच्छा रहता है अगर कहीं कोई भी डाउट है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें, ताकि वो अपने हिसाब से आपको चेक करके इस संभावना को रूल आउट कर पाए कि कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है। क्योंकि 100-200 में से कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कि कैंसर है, रैपिडली ग्रोथ होने की वजह से वो स्ट्रेचिंग सेंसेशन में पेन कर सकता है। तो ये अच्छा रहता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन एज सच 99% ये कैंसर का फीचर नहीं है, प्राइमरी फीचर नहीं है। तो इसके लिए आपको निश्चिंत होना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। चूँकि जो ब्रेस्ट पेन है ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है। कई लोग हेजिटेट करते हैं या वो इसको ज़रूरी नहीं समझते कि वो ब्रेस्ट को प्रॉपरली एग्जामिन करें, इसीलिए वो पेशेंट की जो मेन प्रॉब्लम है समझ नहीं पाते हैं। पेशेंट को मेडिसिन तो देते हैं लेकिन उसकी काउंसलिंग नहीं होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही अप्रोच से ना चलें
तो पेशेंट्स को देखा गया है कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं आता, ये बहुत जल्दी रिलैप्स कर देते हैं ऐसे पेशेंट। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऐसे लोगों के लिए कि उनको अच्छे से चेकअप होना चाहिए ताकि हम कोई भी दूसरे कॉजेज़ रूल आउट कर पाएँ, पहली चीज़। दूसरा, इन पेशेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है ताकि इन्हें पता रहे कि नहीं, इनके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और जो ये प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा, इनको लॉन्ग टर्म फॉलोअप की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो थेरेपीज़ होती हैं लंबी चलती हैं, इनको टाइम टाइम पे चेक करना पड़ता है कि पेशेंट हमारा ठीक कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पेन में, जैसे मैंने कहा, कैंसर के फीचर्स नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स भी इस कंप्लेन को निगलेक्ट कर देते हैं कि अगर कैंसर नहीं है तो हमको कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पेन है वो बॉदरिंग है पेशेंट के लिए, वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रहा है। इसलिए इस पेन को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये नॉन कैंसरस है। तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है हमको। और कुछ महीनों या कुछ महीनों की थेरेपीज़ के बाद यूजली विद इन अ मंथ हमको पता लग जाता है कि पेशेंट में कितना रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो हम उसी थेरेपी को कंटिन्यू करते हैं। हमें लगता है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है और पेशेंट की जेन्युइन कंप्लेन है, उसने हमारा पेन चार्ट भर रखा है, तो हम पेशेंट की थेरेपी स्विच करते हैं। उसके बावजूद भी अगर रिलीफ नहीं आता है और पेशेंट बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहा है, तो हम दूसरे कॉजेज़ भी और बहुत ही थॉरोली सर्च करते हैं कि कहीं हम दूसरे कॉजेज़ मिस ना कर रहे हों। हम पहले फर्स्ट टाइम भी उसको चेक करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है तो हम थॉरोली दोबारा से उसको सर्च करते हैं। सो ये हमारा स्ट्रेटजी होता है और यकीन मानिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो हम लोग फॉलो करते हैं और इतने पेशेंट्स को इतना अच्छा इससे रिलीफ मिलता है कि लाइक उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है उसके बाद। जो एकदम पेन की वजह से उनकी जो वर्क एफिशिएंसी जितनी कम होती है, और इस ट्रीटमेंट के बाद उनकी वर्क एफिशिएंसी कई फोल्ड बढ़ जाती है, दे फील मोर हैप्पी। पेशेंट्स को हम लाइफस्टाइल चेंजेस कराते हैं थोड़ा सा। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कैफीन इंटेक। कैफीन किसी भी तरीके से हम अवॉइड करेंगे। चाय, कॉफ़ी, कोला, पेप्सी, टॉफ़ी, चॉकलेट, ये चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। कैफीन वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, इससे जो सूजन है ब्रेस्ट की वो बढ़ती है और पेशेंट को तकलीफ होती है। इसके अलावा जो ओबेसिटी है उससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो हम बहुत ज़्यादा घी, तेल, चिकनाई वाली चीज़ें अवॉइड करने को बोलते हैं। निकोटीन यानी तंबाकू संबंधित चीज़ या अल्कोहल यानी शराब संबंधित चीज़, ये भी पेशेंट को नुकसान करती है, तो ये चीज़ें हम उसको अवॉइड करने को बोलते हैं। किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है तो हम इनकरेज करते हैं कि आप डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए ताकि आपका वेट रिड्यूस हो जाए और एटलीस्ट बढ़े ना बिल्कुल भी। योगा, प्राणायाम, ऐसी कोई भी जो हेल्दी लाइफ एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए। सही फिटिंग का ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ब्रा नहीं पहना जाएगा तो जो ब्रेस्ट हैं उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनकी सूजन बढ़ेगी। इसके अलावा उन्हें अपना पेन चार्ट डेली फिल करना है, जिससे उन्हें भी पता रहे कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है और हमें भी पता रहे कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है। और इसके अलावा हमें पता लगता है कि उनका जो पेन है उसका मेंसेस से क्या रिलेशन है। और तीसरी चीज़ जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पता लगती है कि पेशेंट कितना सीरियस है अपने पेन के लिए, क्योंकि अगर उसका पेन ऑब्जेक्टिव होगा, एक जेन्युइन पेन होगा, तो वो भरेगा उस पर्चे को। लेकिन अगर वो एक साइकोलॉजिकल पेन होगा तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट उस पेन चार्ट को ना भरे। उस कंडीशन में हम पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपको पेन है तो आप ज़रूर भरिए, पेन नहीं है तो चाहे ना भरिए। लेकिन अगर आप हमारे पास कंप्लेन करेंगे कि मैम आपने क्या दवाई दी, कोई हमको आराम नहीं, तो वो पेन चार्ट हम असेस करेंगे आपका कि आपने कितना भरा है, ताकि हमें पता रहे कि क्या आपका पेन जेन्युइन है कि नहीं है। अगर ज़्यादा पेन होता है, जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ही हल्की होती हैं, ताकत की दवाइयाँ होती हैं, जो हम इनकरेज करते हैं पेशेंट को कि वो कंटिन्यूसली लें, उससे उनको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। उन्हें लगता है कि आज एक सिग्निफिकेंट पेन हुआ है तो हम उन्हें पेन किलर ऑइंटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो मसाज कर सकते हैं, हल्की गुनगुनी सिकाई कर सकते हैं। और अगर तब भी पेन में रिलीफ ना हो तभी उन्हें पेन किलर्स लेने हैं। तो पेन किलर्स रूटीनली प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं। पेन चार्ट कैसे भरा जाता है इसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है,
आप हमारे इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसको देख सकते हैं, उसकी प्रिंट्स ले सकते हैं और अपने ब्रेस्ट पेन को असेस भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ब्रेस्ट पेन के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी, जो एक आम समस्या है। अगर आपको लगता है कि किसी भी आपके जानने वाले को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, आप बिल्कुल उसको फ्रीली शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हमारे जो कंटेंट हैं आपके लिए रेलेवेंट हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे नोटिफिकेशन आइकन को दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमें मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और वीडियोस आप तक पहुंचाने में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि हम बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें मैं आपको किसी एक नए विषय पे जानकारी दूंगी। धन्यवाद।